नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को लेकर आ रही है। अभी हाल ही में एक सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का पता चला है कि अरिहंत क्लास की S3 और S4 SSBN पनडुब्बियां जो है वो देखी गई हैं इन सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से। कहा जा रहा है कि 20 मीटर लंबी पनडुब्बी में 4 की बजाय अब 8 लॉन्च ट्यूब हैं। इस अरिहंत श्रेणी की 4 और पनडुब्बियों की योजना है और इस क्लास की यानी कि इस वर्ग की जो पहली पनडुब्बी है INS अरिहंत, उसे अगस्त 2016 में चालू कर दिया गया था और पहली 4 पनडुब्बियों के 2025 तक पूरे होने की भी उम्मीद है। बता दें कि INS अरिघाट जिसका समुद्री परीक्षण हो चुका है वो अब पूरा हो गया है और इसे INS विक्रांत के साथ अगस्त 2022 में इसे ऑपरेट भी किया जाएगा। और अब इस क्लास की जो अंतिम 2 पनडुब्बियां हैं INS अर्धिमान यानी कि S4 और S4 स्टार। S4 स्टार यानी कि एक कोड नेम है। ये थोड़ी सी बड़ी पनडुब्बियां होंगी। अरिहंत की तुलना में इनमें 1000 टन का ज्यादा विस्थापन होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा और ये 8 K4 या फिर K5 ले जाने में सक्षम होंगी और इसमें 8 मिसाइल लॉन्च ट्यूब होंगी और इसमें INS अरिहंत की तुलना में अधिक शक्तिशाली दबाव युक्त यानी कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होगा। INS अर्धिमान को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसके 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। दोस्तों अगली खबर रशिया की तरफ से आ रही है। दरअसल रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत और रूस कई तरीके से मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, जिसके तहत इग्ला-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और MiG-29 UPG फाइटर क्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो भी इसमें शामिल है। रशिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल कॉपरेशन है वो अपने अप्रूवल के अलग अलग चरणों में यानी कि अलग अलग स्टेज में है, जिसमें कि KA-226T हेलीकॉप्टर का निर्माण है वो करना है। इसके अलावा इग्ला-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का लाइसेंस प्रोडक्शन भारत में किया जाना है और इसके साथ साथ Su-30 MKI के जो अतिरिक्त ऑर्डर भारत की तरफ से दिए गए हैं उनकी डिलीवरी भी की जानी है। रशिया ने यह भी कहा है कि भारत को अतिरिक्त MiG-29 UPG विमानों की डिलीवरी के साथ साथ एडिशनल KA-31 हेलीकॉप्टरों की भी डिलीवरी की जाएगी। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। कहा जा रहा है कि सीमा पर तनाव होने के बावजूद भी भारत और चीन की सेनाएं जल्द ही सैन्य अभ्यास में भाग लेंगी। यही इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी सुरक्षा से जुड़े एक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अक्टूबर में भारत आ सकता है। दरअसल भारत और चीन की सेनाएं रूस में होने वाले वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के तहत भारत में अक्टूबर के आसपास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास हो सकता है। दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के मानेसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के साथ एक संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। हालांकि यहाँ पर खास बात यह है कि इस साल भारत SCO रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की अध्यक्षता कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान, भारत, रूस और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी क्षेत्रीय व्यवस्था का हिस्सा है, यानी कि दोनों ही दुश्मनों के साथ भारत सैन्य अभ्यास करेगा, जो कि दोस्तों एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल भी माना जा सकता है। लेकिन रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध है तो रशिया को हम नाराज नहीं करेंगे। वहीं भारत पाकिस्तान के साथ इसीलिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा क्योंकि भारत SCO रैट्स की अध्यक्षता कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि BSF से आ रही है। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा है कि उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर अनुमंडल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के संदिग्ध उग्रवादियों के साथ BSF की एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। वीरगति को प्राप्त हुए जवान की पहचान BSF के 145वीं बटालियन के गिरजेश कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि BSF की एक टीम कंचनपुर अनुमंडल की सीमा चौकी इलाके में अभियान पर थी, तभी बांग्लादेश की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। कहा जा रहा है कि भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक समूह ने बांग्लादेश के रंगमती पर्वतीय जिले के जुपाई इलाके से BSF के जवानों पर गोलियां चलाई। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान BSF के 4 जवानों को गोलियां लगी थी। हालांकि जवाबी कार्रवाई की वजह से ये उग्रवादी ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए और भारत ने अब इस घटना के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और क्षेत्र में अभियान और तेज कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब आवश्यक कार्रवाई के लिए बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश से भी इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को ही लेकर आ रही है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ ने कहा कि एयर लॉन्च वर्जन वाली जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो करीबन 100% तक भारत में ही तैयार की जा रही है और अब ब्रह्मोस एरोस्पेस ने उन सभी देशों को जो कि Su-30 फाइटर जेट को ऑपरेट करते हैं उन देशों को ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन की पेशकश भी की है, जिसमें कि कजाकिस्तान, वेनेजुएला, बेलारूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और आर्मीनिया शामिल है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने कहा कि ब्रह्मोस A का
जो वजन है वो 2.5 टन का है और सुखोई 30 विमान के एयरफ्रेम में अंडर कैरेज को काफी मजबूत किया गया है, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल को उसमें आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। और जो भी देश सुखोई 30 के वेरिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ब्रह्मोस ए एक बहुत बड़ा अवसर उन्हें दे सकता है। हालांकि दोस्तों इससे भारत और रशिया दोनों को फायदा होगा, क्योंकि जो भी देश सुखोई 30 को ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए भारत और रूस ब्रह्मोस की एयर लॉन्च वर्जन जो मिसाइल है उसे तो मुहैया कराएंगे ही, साथ ही साथ इन देशों के जो फाइटर जेट्स हैं उनके एयरफ्रेम में जो मूलभूत परिवर्तन भी करने हैं उसे भी भारत और रशिया मिलकर करेंगे। दोस्तों अगली खबर HAL से आ रही है। दरअसल मलेशिया में HAL का ऑफिस खोलने के बाद अब HAL कोलंबिया में भी अपने एक ऑफिस को खोलने के लिए MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। यानी कि HAL का कोलंबिया में भी एक ऑफिस खोला जाएगा और यहाँ पर भारत अपने तेजस लीड इन फाइटर ट्रेनर का ऑफर भी कर पाएगा। इसके अलावा रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी कोलंबियाई एयरफोर्स को पेश करेगा। दरअसल दोस्तों कोलंबिया की वायुसेना भी 20 एडवांस जेट ट्रेनर खरीदना चाहती है, जो कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट क्षमता के साथ होने चाहिए और कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की कीमत करीबन $600 मिलियन होगी। अगली खबर दोस्तों भारत और रशिया को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारत और रूस 800 टन की डिस्प्लेसमेंट वाली मिसाइल बोट पर काम करने की योजना बना रहे हैं, जिन्हें कि उन देशों को निर्यात किया जाएगा जिनकी नौसेना छोटी है। और ये जो मिसाइल बोट होगी उसमें 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को लगाया जाएगा, जिनकी रेंज 290 किलोमीटर होगी। यही नहीं, इसके अलावा भारत और रूस एक बड़ी मिसाइल बोट पर भी काम करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कि 12 ब्रह्मोस मिसाइल लगी होंगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि रशिया और भारत को ही लेकर आ रही है। बता दें कि रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के चीफ ने कहा कि रशिया पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो कि पूरा तकनीकी हस्तांतरण करता है हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट्स के, और अब रूस तैयार है भारत के साथ नेक्स्ट जनरेशन टैंक और पनडुब्बियों को संयुक्त रूप से बनाने के लिए। इसके अलावा रूस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वे हमेशा भारत की जरूरतों का समर्थन करते हैं और रशिया भारत का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर भी है और इसीलिए रशिया ने कई सारे प्रपोजल्स भारत को भेजे हैं, जहां संयुक्त रूप से ये जो मॉडर्न टाइप्स के मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनका संयुक्त रूप से विकास किया जाएगा, ताकि दोनों ही देश इन आधुनिक मिलिट्री साजो सामान को तीसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर सके, जिससे कि दोनों देशों को एक बड़ा फायदा होगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम को लेकर। दोस्तों बता दें कि भारत और इजराइल की जॉइंट वेंचर फर्म अस्त्रा राफेल ने कहा है कि वे भारत में इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम के विकास, निर्माण और इंटीग्रेशन के साथ साथ इसका कस्टमाइजेशन और प्रोडक्ट सपोर्ट भी करेंगे, जिसमें कि एयरबॉर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम, जिसमें कि लेजर डेजिग्नेशन और रिकॉग्नाइज एप्लीकेशन के लिए एयरबॉर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स भी शामिल है, जिन्हें कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। बता दें कि ईस्टर्न नेवल कमांड के प्रमुख ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है आईएनएस करन में, जिसे कि CISR भी कहा जाता है। बता दें कि इसमें पैसिव और एक्टिव टारगेट सिस्टम्स भी है और यहाँ पर 25 मीटर 6 लेन लाइव फायरिंग रेंज है। यही नहीं दोस्तों, इस सुविधा में एडवांस टारगेट सिस्टम जो कि कंट्रोल सॉफ्टवेयर के साथ हैं वो भी लगे हैं, जो कि फायरिंग कौशल को सुधारने में मदद करेंगे। और ये जो फायरिंग रेंज है इसे भारतीय फर्म ने तैयार किया है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही स्थापित की गई है और इस सुविधा से भारतीय नौसेना की जो ऑपरेशनल क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना की टुकड़ी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स डार्विन बेस की ओर सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए पहुंची, लेकिन इस बीच भारत के 4 सुखोई 30 MKI विमानों में अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता थी। इस दौरान भारत ने फ्रांस की वायुसेना के साथ संपर्क किया और फ्रांस के वायुसेना के A330 रिफ्यूलर ने भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू जेट में इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग की। दोस्तों ये पहली बार है जब फ्रांसीसी वायुसेना के रिफ्यूलर ने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स का मिड एयर रिफ्यूलिंग की है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना का धन्यवाद भी दिया है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो गृह मंत्रालय से आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों के पुलिस प्रमुखों को सीमा के आसपास के इलाकों में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये पुलिस महानिदेशकों यानी कि DGP की जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्य में खास करके सीमावर्ती जिले में सभी तरीके की तकनीकी और रणनीतिक जानकारी को भी एकत्रित करें। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा SPG करती है। इसे दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सुरक्षा एजेंसियों में से एक माना जाता है। SPG के पास कई अत्याधुनिक हथियार होते हैं
एसपीजी जवानों को खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है और अब एसपीजी ने पहली बार देसी नस्ल के कुत्ते मुघल हाउंड को शामिल किया है। मुघल हाउंड अब पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेगा। बता दें कि ब्रीड पहले से ही भारतीय सेना का हिस्सा है। वायुसेना और अन्य सरकारी विभागों में इसका इस्तेमाल काफी पहले से भी किया जा रहा है। ये खास ब्रीड कर्नाटक में पाई जाती है और ये ब्रीड अपनी विशेष कार्यशक्ति और शिकारी प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। अमेरिका में इसे कैरावान हाउंड कहा जाता है और ये प्रजाति काफी वफादार मानी जाती है। बता दें कि ये एक बार शिकार को पकड़ लेने के बाद उसे छोड़ता नहीं है और ये विदेशी नस्ल के जर्मन शेफर्ड की तुलना में काफी तेज होता है। कहा जाता है कि जो काम जर्मन शेफर्ड कुत्ते 90 सेकंड में पूरा करते हैं, भारतीय नस्ल के मुघल हाउंड उस काम को सिर्फ 40 सेकंड में पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के तो आप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।